हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट पे हमारा लास्ट हो गया था मिनरल्स। और मिनरल्स में शायद एक दो चीज़ रह गई थी कि भारत और ई वेस्ट क्या है। भारत विश्व के सबसे बड़े ई वेस्ट उत्पादकों में शामिल है, सिर्फ यही और कुछ भी नहीं है। कि विंड टर्बाइन में कौन से खनिज उपयोग होते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और नियोडायमिनियम। इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपका लिथियम, कोबाल्ट और ग्रेफाइट हमारा कंप्लीट हो चुका था। मिनरल रिसोर्सेज आज हमारा स्टार्ट क्या होगा, फूड रिसोर्सेज, जिसको हम बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। तो देखो, खाद्य श्रृंखला फूड रिसोर्सेज है क्या। फूड रिसोर्सेज वो सभी नेचुरल लगा लो या मैन मेड सोर्सेज लगा लो, जिसमें आप, हम या अन्य जीव भोजन प्राप्त करते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, फूड रिसोर्सेज। जैसे किससे, एग्रीकल्चर से होता है, आपके पशुपालन से, मत्स्य पालन से जिसको हम फिशरीज बोलते हैं, वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्री, बागवानी, हॉर्टिकल्चर, डेयरी उद्योग हो गया, आपका मधुमक्खी पालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया। ये सब क्या है, जहाँ से हमें फूड प्रोवाइड होता है, वो सब चीज़ है। देखो, खाद्य संसाधनों का या फूड रिसोर्सेज का महत्व क्यों है हमारी लाइफ में, क्या महत्व है। देखो, जीवन का आधार है। भोजन से हमें क्या क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है जिससे हमारे शरीर को ग्रोथ होती है, शरीर की मरम्मत होती है। पोषण मिलता है संतुलित भोजन से, जैसे प्रोटीन हो गया, आपका कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, खनिज मिलते हैं, ये सब चीज़ मिलते हैं। रोजगार बढ़ता है भाई, आर्थिक विकास बढ़ता है, जीडीपी और हमारे जो निर्यात में है उसका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और हमें पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने में भी सहायक होता है फूड रिसोर्सेज। अब फूड रिसोर्सेज के आपके टाइप्स क्या क्या हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं। जैसे आपका एग्रीकल्चर, विश्व का सबसे बड़ा खाद्य स्रोत क्या है, आपका कृषि है। क्या है वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड रिसोर्स, क्या है आपका, आपकी एग्रीकल्चर है, यानी कि हमारी कृषि है, जिसमें अगर हम प्रमुख फसलों की बात करें तो खाद्यान्न में जैसे आपका गेहूं आ गया, चावल, मक्का, जौ, बाजरा, ज्वार। दलहन में आपका चना, अरहर, मसूर, मूंग, उड़द एक्सेट्रा होगी। तिलहन में सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल एक्सेट्रा हो गया। नकदी फसलें आपकी जैसे कपास होगी, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, जूट, ये क्या होती है, नकदी फसलें। और ये भी एग्जामिनर काफ़ी बार पूछ लेता है कि इनमें से बताओ खाद्य फसल कौन कौन सी है। मान लो वो आपको दे दे गन्ना, कपास, गन्ना, चाय और मक्का, तो आप क्या कह दोगे, मक्का है। नकदी फसल पूछ ले, दलहन पूछ ले या तिलहन पूछ ले, इस टाइप की चीज़ वो पूछ लेते हैं एग्जामिनर काफ़ी बार। फिर हमारा सेकंड क्या आ जाता है भाई, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, पशुओं का वैज्ञानिक पालन करना ही क्या होता है, हमारा एनिमल हस्बेंड्री होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है भाई, हमें दूध मिले, मांस मिले, अंडा, ऊन, चमड़ा हो गया, जिसके लिए आपके प्रमुख पशु कौन कौन से होते हैं, ऊंट, भेड़, बकरी, भैंस, गाय एक्सेट्रा, ये सब हो जाती है। फिर हमारी डेयरी फार्मिंग आ जाती है। डेयरी फार्मिंग जहाँ दूध और दूध से बने हमें पदार्थ मिलते हैं, इनका उत्पादन होता है, जैसे दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर एक्सेट्रा। फिर हमारा क्या जाता है, फिशरीज, मछलियों और अन्य जलीय जीवों का पालना होता है। किस किस प्रकार की होती है, एक तो हमारी होती है मैरीन फिशरीज, एक होती है इनलैंड फिशरीज। मैरीन फिशरीज यानी कि आपकी जो समुद्री मत्स्य पालन होता है, जो समुद्र में किया जाता है, और एक होता है इनलैंड फिशरीज यानी कि अंतर्देशीय मत्स्य पालन, जो देश के अंदर होता है, या तो किसी तालाब में या किसी झील में, नदी में या किसी जलाशय में। फिर आ जाता है हमारा क्या, पोल्ट्री फार्मिंग, जो मुर्गी पालन होता है, कुक्कुट पालन होता है, उद्देश्य क्या होता है, अंडा और मांस। फिर हमारा क्या आता है, एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन, इससे हमें क्या मिलता है, शहद मिलता है, हमारे प्रांगण में सहायता होती है। प्रांगण करना क्या होता है, मान लो कि फ्रूट्स का पौधा या किसी भी चीज़ का पौधा है, तो एक फ्रूट के ऊपर मधुमक्खी बैठी, वहाँ से उसके पैरों पे लग के प्रांगण गया और वो दूसरे उस पर बैठ रही है फूल पे, तो वो प्रांगण वहाँ पे चल जाता है। इसको फर्टिलिटी भी बोलते हैं, फर्टिलाइज़र का काम करता है ये, ठीक है। फिर हमारा जैसे हॉर्टिकल्चर आ गया, जिसमें आपकी फल, सब्जियां और फूल, मसाले वगैरह की खेती आती है। अच्छा, कृषि का विकास, कैसे कैसे कृषि का विकास हुआ। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या की जाती थी भाई, पारंपरिक कृषि की जाती थी। हमारे जो वर्षा पे निर्भर रहते थे उसमें कम उत्पादन होता था, जैविक खाद डलता था, यानी कि ऑर्गेनिक चीज़ उगती थी उस टाइम पे, और पशु शक्ति थी हमारी। फिर आगे आपकी मॉडर्न एग्रीकल्चर, जिसको हम बोलते हैं आधुनिक कृषि, जिसमें आपके हाइब्रिड बीज आगे, सीड्स आगे,
हमारी खाद आ गई, जैसे उर्वरक आ गया, यूरिया आ गया एक्सेट्रा, और भी फर्टिलाइज़र की चीज़ें आ गई, सिंचाई आ गई, ट्रैक्टर आ गए, मशीन आ गए, हमारे पेस्टिसाइड्स आ गए। फिर जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई थी? 1960 के दशक में हुई थी। भारत में कौन जनक है इसके? एम एस स्वामीनाथन है। उद्देश्य क्या था इसका? गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, जैसे इसमें हाईब्रिड बीज की बात की गई, HYV बीज की काफ़ी बार ये पूछा जाता है। ठीक है, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, मशीनें, लाभ क्या हुआ भाई? उत्पादन बढ़ा और खाद्यान्न में क्या हुई? एक सेल्फ इंडिपेंडेंसी आई, आत्मनिर्भरता आई। फिर जैसे अगर हम इसकी हानियों की बात करें तो भाई मृदा प्रदूषण भी हुआ है, जल प्रदूषण भी हुआ है, भूजल का दोहन भी हुआ है इसमें, और हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें इससे काफ़ी कमी भी आई है। फिर हमारा आ जाता है क्या? वाइट रेवोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं श्वेत क्रांति। स्टार्ट कब हुई थी? 1970 में, और वर्गीज कुरियन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, दूध उत्पादन बढ़ाने की क्रांति थी ये। वर्गीज कुरियन क्या थे? इसके जनक थे, और भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादन बनाने का महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहीं चलता है, जिसको हमने नाम क्या दिया था? ऑपरेशन फ्लड। फिर हमारा जैसे ब्लू रेवोल्यूशन आया। ब्लू रेवोल्यूशन आपके किसके लिए आया? मत्स्य पालन के लिए आया, मछली पालन के लिए आपका ब्लू रेवोल्यूशन आया। येलो रेवोल्यूशन यानी कि पीली क्रांति तिलहन के लिए आई। फिर गोल्डन रेवोल्यूशन में ना ज़्यादातर तो आलू को बोला जाता है। वैसे गोल्डन रेवोल्यूशन जो सुनहरी क्रांति थी वो फल, सब्जी, फूल और बागवानी उत्पादकों में वृद्धि के लिए आई थी। फिर आई हमारी क्या? एवरग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं? सदाबहार क्रांति। MS स्वामीनाथन द्वारा इसको प्रस्तावित किया था। इसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना उत्पादन को बढ़ाना। देखो भाई, खाद्य उत्पादन बढ़ाने के उपाय क्या क्या होते हैं? एक तो उन्नत बीज हो हमारे पास, सिंचाई की सुविधा हो, अच्छा उर्वरक हो, कृषि यांत्रिकरण हो, फसल चक्र अच्छे से चले, जैविक खेती हो, ड्रिप सिंचाई की जाए, स्प्रिंकलर सिंचाई की जाए, कृषि अनुसंधान केंद्र हो गए जैसे। और अगर हम बात करें कि आधुनिक कृषि की समस्याएं क्या हैं भाई, सबसे पहले तो उपजाऊ मिट्टी बह जाती है, मृदा अपरदन होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, रासायनिक जो हम खाद यूज़ करते हैं, उर्वरक यूज़ करते हैं, उसके ज़्यादा यूज़ से क्या हो जाता है? मृदा प्रदूषण होता है। कीटनाशकों का जल में मिलने से जल प्रदूषण होता है। अत्यधिक सिंचाई से हमारा जो धरती का जल है, भूजल है, उसका लेवल दिन भर दिन गिरता जा रहा है और गिरता ही है। और हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें काफ़ी कमी आ जाती है, क्योंकि एक ही फसल बार बार उगाते रहते हैं। स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ी रहती है भाई, कीटनाशक भोजन में मिल जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक खेती क्या होती है? जैविक खेती, रासायनिक उर्वरकों और जो हमारे पेस्टिसाइड है इसके बिना जो खेती की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं, जैविक खेती बोलते हैं। ये मृदा संरक्षण का भी काम करता है, वाटर कंजर्वेशन का भी काम करता है, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का भी काम करता है, और इससे हमें अच्छा भोजन, सुरक्षित भोजन मिलता है। बट इसकी हानि क्या होती है भाई? जो प्रोडक्शन है हमारा वो काफ़ी कम होता है, और इसमें ना लागत ज़्यादा आती है, और इसमें श्रम भी ज़्यादा लगता है। एक होती है हमारी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि सतत कृषि। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होती है कि हमारे आज के टाइम की जो ज़रूरतों को हमें पूरा करना ही करना है, साथ में हमें भविष्य की जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए जो रिसोर्सेज है उनका भी कंजर्वेशन करना होता है, उनका भी संरक्षण करना होता है। इसी को बोलते हैं हम सतत कृषि। जैसे भाई ये कहते हैं कि जैविक खाद यूज़ करो ताकि मृदा अपरदन कम हो, आपके मिट्टी में पोल्यूशन कम हो, जल में पोल्यूशन कम हो, आपका जो फसल चक्र होता है उसको करो, मिश्रित खेती करो, जल का संरक्षण करो, मिट्टी का संरक्षण करो, और IPM जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इस चीज़ का यूज़ करो। फिर आ जाता है हमारा फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा क्या होती है भाई? जितने भी लोग हैं उनके लिए हर टाइम के लिए पर्याप्त भोजन, सुरक्षित भोजन और पौष्टिक भोजन उपलब्ध होना। ठीक है, इसके 4 पिलर्स होते हैं: अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, यूटिलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी। इसको हम बोलते हैं AAUS। ठीक है, AAUS। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं उपलब्धता, पहुंच, उपयोग और स्थिरता। ये होते हैं फूड सिक्योरिटी के 4 पिलर्स। कौन कौन से? अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, यूटिलाइजेशन और स्टेबिलिटी।
अगर हम बात करें भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए योजनाएं कौन कौन सी बनी थी, एक तो एनएफएसए आई थी, आपकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसको हम बोलते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। कब आया था? 2013 में। फिर आया था पीडीएस, यानी कि जिसको हम बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। फिर आपकी जैसे मिड डे मील योजना आई, ठीक है, 1995 में स्टार्ट हुई थी। पीएम पोषण बोलते हैं आज के दिन हम इसको। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड हो गया जैसे आपका। अच्छा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना होगी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होगी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना होगी, आपकी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना हो गया, और ई नाम हो गया। ये सब क्या हैं? ये प्रमुख योजनाएं हैं फूड सिक्योरिटी को लेकर हमारे इंडियन गवर्नमेंट की, भारत सरकार की। तो देखिए, खाद्य संसाधनों के सामने चुनौतियां क्या क्या आती है भाई। जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है दिन भर दिन, हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है, सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूमि का क्षरण हो रहा है, कहीं जल संकट छा रहा है, कहीं जो खाने की चीज़ें हैं उनका नुकसान किया जा रहा है, कीट और रोग फैलते जा रहे हैं, और पोषण में कमी है। इसके संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, वर्षा जल का जो हमारा बारिश का जल होता है उसका संचयन करना चाहिए, उसको इकट्ठा करना चाहिए, फसल चक्र अच्छी होनी चाहिए, हमें मिश्रित खेती करनी चाहिए, एग्रो फॉरेस्ट्री पे ध्यान देना चाहिए, कम से कम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए, ड्रिप सिंचाई का यूज़ करना चाहिए, स्प्रिंकलर का यूज़ करना चाहिए, खाद्य अपव्यय को रोकना चाहिए, और बीज का संरक्षण करना चाहिए। तो देखिए, जो हमारे अभी तक हमने किया है, देखो, हरित क्रांति गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए थी, HYV सीड्स पे ध्यान दिया गया था। श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? दूध से। नीली क्रांति आपके मछली से, मत्स्य से। देखो, सफ़ेद, श्वेत, सफ़ेद, सफ़ेद क्या होता है? दूध। नीली क्रांति, पानी का रंग कैसा होता है? नीला, और पानी में क्या रहती है? आपकी मछलियाँ। पीली क्रांति, दालें हमारी कैसी होती हैं? ऑलमोस्ट येलो कलर की होती है। सुनहरी क्रांति, बागवानी, इस चीज़ को याद रख लो, आलू से। आलू कैसा होता है? सुनहरा होता है, इसको बागवानी में आ गया। और सदाबहार कृषि आपकी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगी। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। 1970 में वर्गीज कुरियन के द्वारा इसका जो आपकी श्वेत क्रांति थी, इसकी शुरुआत की गई थी। भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देशों में नंबर 1 है। एनएफएसए जो आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये कब आया था? 2013 में आया था। खाद्य सुरक्षा का प्रमुख कानून है, इस चीज़ के लिए आया था, ठीक है। अगर हम आगे बात करें, नेक्स्ट लेक्चर में ही करें, इसके बाद आ जाएगा क्या आपका, हम टॉपिक लेके चलेंगे कौन सा? एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि। देखो, कृषि क्या है, थोड़ा सा समझ लो कृषि के बारे में। कृषि क्या है? एग्रीकल्चर क्या है? कृषि वो प्रक्रिया होती है जिससे भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं और पौधों और पशुओं का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाता है, ताकि भोजन, चारा, फाइबर और जितनी भी चीज़ें हैं हमें वो प्राप्त हो सके। तो हम क्या कह सकते हैं? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किससे मिलकर बना है? एग्रीकल्चर, एग्री प्लस कल्चर। एग्री का मतलब क्या होता है? एग्री का मतलब होता है आपका फील्ड। कल्चर का मतलब क्या हो गया? कल्टीवेशन, ठीक है। फील्ड का कल्टीवेशन, फील्ड कल्टीवेशन इज एग्रीकल्चर। एग्री मीन्स फील्ड और कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, ठीक है। ये क्या होता है हमारा एग्रीकल्चर की फुल फॉर्म। क्या महत्व है इसका हमारे जीवन में? भारत की लगभग 45% से ज़्यादा जनसंख्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में किससे जुड़ी हुई है? कृषि पर निर्भर है। खाद्य सुरक्षा का बेस है हमारा, उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता है, हमें रोजगार का सबसे बड़ा रिसोर्स है, जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान देता है, विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायक होता है और ग्रामीण विकास का आधार होता है। कृषि का उद्देश्य ही क्या होता है भाई? पर्यावरण संरक्षण करना, रोजगार देना, निर्यात करना, पशुओं के लिए चारा, खाद्यान्न उत्पादन, उद्योगों हेतु कच्चा माल। वैसे ही अगर फिर हम बात करें टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, यानी कि कृषि के प्रकार क्या है, सबसे पहले आता है आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि क्या होती है?
परिवार की आवश्यकताओं के लिए खेती करना, छोटे खेत होना, कम उत्पादन होना, पारंपरिक उपकरण यूज़ करना, वर्षा पर डिपेंड होना। जैसे अगर हम देखें जो हमारा भारत है, भारत का जो ये वाला एरिया है, पूर्वी भाग, जो हमारा पूर्वी भारत है, ठीक है, यानी कि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पे कौन सी खेती की जाती है? निर्वाह कृषि की जाती है, ठीक है। वैसे जैसे आपकी कॉमर्शियल फार्मिंग होगी, इंटेंसिव फार्मिंग होगी, एक्सटेंसिव फार्मिंग होगी, शिफ्टी कल्टीवेशन हो गया, आपका प्लांटेशन फार्मिंग होगी, ये सब करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।